अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा होगा। वैसे खबरें तो कुछ अच्छी है नहीं। हुकूमत ने आवाम को एक और महंगाई का झटका दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे और डीजल 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ है। तो इस हिसाब से अब जो नई कीमतें हैं, इसमें पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत हो गई है 331 रुपये 20 पैसे। इसके अलावा डीजल 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर का हो गया है। लीव्स मी गेसिंग कि उस एहतजाज और धरने का कोई फ़ायदा होता है जो कि महंगाई के ख़िलाफ़ दिया जाता है, क्योंकि हुकूमत जो कि पैसों में कमी करती है और इजाफ़ा रुपयों में करती है, वो तो तमाम का तमाम तर बोझ उन कारोबारी हजरात पर डालने की कोशिश कर रही है जो रोज़ बरोज़ तब्दीली से परेशान हैं, और आम आदमी तो वो किसी खाते में आता ही नहीं है। तो देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ बैठेगा। आगे चल के शो में हम उस एहतजाज और धरने की भी ज़रा खबर लेंगे जो स्पेसिफिकली इस महंगाई, इस पेट्रोलियम लेवी और इस टैक्सेशन के ख़िलाफ़ है। कुछ अच्छी चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं, ज़रूरी है, ताकि सुबह जो तलखी पैदा हुई है वो थोड़ी सी हम कम कर सकें। खेल के मैदान की बात करें तो हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर तो हो गया है, और हॉकी के शायकीन माजरत के साथ जो थोड़े बहुत हैं, वो अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बाय द वे, वेल्स से पाकिस्तान को जीतना बहुत लाजमी था, क्योंकि पाकिस्तान अपना पहला मैच इंग्लैंड से हार गया था। लेकिन चलिए 3-3 ड्रॉ तो किया, अब इंडिया से जीतना बहुत लाजमी अगर आगे जाना है तो। एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन चंद कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं जो कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट और टीम के हिसाब से इस वक्त चल रही हैं। आगे चलकर जब हम किसी दिन बात कर रहे होंगे मैचेस के हवाले से हॉकी के, तो इस पर भी ज़रूर ही जिक्र होगा। तो जनाब, आगे बढ़ स्टोरी की जानिब जाते हैं। कितना अजीब लगता है कि अगर आपसे किसी आपके सामने वाला जो ओपोनेंट हो, उसको आपने धूल चटाई हो और ठीक ठाक किस्म की आपकी उसकी पिटाई लगाई हो, और उसके बाद वो एक फ़िल्म बनाए, उस डॉक्यूमेंट्री में वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करे, अपनी झेप मिटाने की कोशिश करे और दुनिया को ये झूठ पिलाने की घोल घोल के कोशिश करे कि जी हम तो इस जंग में जीते थे। वेल, कुछ ऐसा ही हुआ। भारत ने 1 साल गुजर जाने के बाद मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आईएसपीआर ने भारतीय डॉक्यूमेंट्री सिंदूर 2 को हकाइक मस्क करने की नाकाम कोशिश करार दिया है, और आईएसपीआर ये कह रहा है कि भारतीय तख्लीककारों ने ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मनाफी दास्तान तैयार की है। ये वो चीज़ हो गई कि उनके अपने घर वाले आज कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हार गए थे, जिनको नाम के ऊपर भी परेशानी थी कि ये कैसा जंग का नाम रख दिया आपने, आज वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से जंग जीत गए थे। चलिए इस मज़ाहिया कार्टून फिल्म पे हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद। मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। और मैं सुबह उठा तो मैं ज़रा दिल गिरफ्तार था कि देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई इन ऑल। फिर इत्तेफाक हुआ कि मैं इसके थोड़े से क्लिप्स देख लूँ, ज़्यादा नहीं, और थोड़े से क्लिप्स देखने के बाद मैं इस समझें कि तबीयत मेरी हशाश बशाश हो गई। ख़ास तौर पे एक ऐसा कमेंट जो कि ये जो तख्लीकार हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, अपनी इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट लिखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, 100 सब्सक्राइबर्स होंगे तो हम एपिसोड 2 लॉन्च करेंगे। आई मीन इसमें और जो ओपनिंग शॉट है वो बड़ा मज़े का खेज है सर। इसमें वही डीजीएमओ साहब हैं जो डीजीएमओ साहब भारत के अपने मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पे बैठ के उन्होंने ज़बरदस्त अपनी अक्सबंदी करवाई है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये ड्रामाबाजी तो इन पे ख़त्म है, और आप इससे हम देख सकते हैं कि उनका एक फॉर्मर डीजी बीएसएफ थे, संजीव सूद, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और प्रॉब्ली दिवाइल या प्रिंट में छपा। उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से इंडिया ने, मीडिया ने स्पेशली कवरेज की है ऑपरेशन सो कॉल्ड सिंदूर की, उन्होंने कहा दे वेल क्वालिफाइड द बेस्ट कॉमिक सीरीज ऑफ 2025। सो दैट वाज द क्रेडिबिलिटी थी इनकी ये। तो आज भी ये देखें कि जंग, इस शिकस्त के इतने अरसे के बाद यकदम उनको ख्याल आया, क्योंकि बॉलीवुड में तो वो पाकिस्तान को वो दिखाएंगे, पाकिस्तान को जेर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कर नहीं सकते। दैट्स वाई इन्होंने इसमें बड़ा टाइम लिया। अगर हमें याद है ना कि आप उनके सीडीएस को आपने सुना था, जब वो सिंगापुर गए थे तो वहां पे उनसे पूछे भाई जहाज गिरे हैं, तो उन्होंने कहा जहाज गिरे हैं, लेकिन डोंट आस्क मी, उन्होंने कहा गिर के दोबारा हम उठे हैं, मेंटेन किया है, वापस आए हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सो या ये तो उनकी क्रेडिबिलिटी थी। और आप देखें कि पाकिस्तान ने तो खुद, हमने जो बात की है
एविडेंस के साथ भी हार्ड एविडेंस हमने दिया, चाहे एवीएम औरंगजेब थे, डीजीआईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद चौधरी थे, या बाकी दूसरे लोग थे, या हमारे जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोग थे। सो उनमें क्लैरिटी थी, उसमें तो कोई चीज कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अभी आप देखें कि इन्होंने बात की कि बेसिकली एड्रेस क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस को कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे मोराल जो डाउन है, पाकिस्तान से उन्होंने का शिकस्त खा गए, उनको मार पड़ी है। और इसके बाद आप उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे कर रहे हैं। फिर बॉलीवुड का आपने इसमें मसाला डाला हुआ है ताकि सेंसेशन ड्रामेटाइज करके चीजें आप पेश कर दें। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कैसे बताएं? लास्ट देखें कि अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट हुई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान इन्फ्लिक्टेड ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन इंडिया। और उन्होंने माना, और ट्रम्प तो देखे ना, उठते बैठते वो जहाजों को गिनवाते रहते हैं कि ये इतने जहाज गिरे हैं। सो पाकिस्तान का प्रोफाइल क्यों क्यों चढ़ा? अगर एब्सोल्युटली। ऐसा हुआ था तो पाकिस्तान को दुनिया क्यों मान रही थी? पाकिस्तान को क्यों कन्वेंशनल फोर्स मान रहे हैं? पाकिस्तान को क्यों सिक्योरिटी स्टेबलाइजर यस। साउथ एशिया में मान रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वेस्ट एशिया में मान रहे हैं? क्यों स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ? क्यों कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस हुआ? क्यों आप पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक मीडिएशन करवा रहा है बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान? क्यों सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही? क्यों पाकिस्तान में सारी दुनिया की लीडरशिप आ रही है? क्योंकि आपकी लीडरशिप ने जो फैसले किए थे, और दोस्त वर इन द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, और पाकिस्तान ने प्रीवेल किया। और देखें, एक ऐसे इंडिया को हमने शिकस्त दी जो 6 गुना बड़ा, $86 बिलियन का बजट आपका $8 बिलियन का था। लेकिन इसके बावजूद आपने 5% अपनी कैपेबिलिटी शो की हैं। द ओनली थिंग आपने यूज किए फतेह सीरीज, आपने 1 और 2 यूज किए हैं। और फिर देखें ना कि क्या हुआ, एक और क्रेडिबिलिटी देखें, राफेल के शेयर्स गिर गए। क्यों गिरे राफेल एब्सोल्युटली, आई के वाज शेयर? अबाउट टू दुनिया से से दैट। आपको सवाल पूछे जाए ना, क्यों चेंगडू के क्यों चढ़ गए, जेट एंड जी सी के? तो सवाल तो यहाँ से बनता है। सो क्लैरिटी के साथ देखिए, डीजीआईएसपीआर ने रिसेंटली कहा था, दिस टाइम कोई एग्रेशन होती है, वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम या। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से हम मारते हुए आएंगे, आसाम से लेके आएंगे, और आके फिर इधर पंजाब की तरफ से होते राजस्थान जाएंगे। सो हमारी वो है। फिर चीफ ने भी, सीडीएफ ने भी कहा था कि हमारा इस दफा जो भी जवाब होगा, इट विल बी वेरी लीथल एंड पेनफुल होगा। सो आप देखें तो उनके लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज है। तो पाकिस्तान एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आए हैं साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में। और पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी बन गई है, रिलायबिलिटी बन गई है। और पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स है, एक न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया है, एक मैसेज दिया है कि आप करोगे तो हम ये कर सकते हैं। एक और चीज उन्होंने, चीफ के जो एड्रेस था 22 जी जो जी जी, उसको 16 मैंने अप्रैल को कलेक्ट उन्होंने किया है। किया था, ओवरसीज कन्वेंशन को उसको रेफर किया। देखिए उसमें चीफ ने बड़े क्लैरिटी के साथ चीजें बताई। चीफ ने कहा, टू नेशन थ्योरी की बात की, तो उसमें तो आज हम सारे कायम हैं। आज बांग्लादेश भी उसी पे वापस आ गया है, और वो भी मानते हैं टू नेशन थ्योरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जो मुसलमान बैठे हैं इंडिया में, उनकी हालत आप देखें, किस हालत में वहां पर रह रहे हैं, वो बहुत बुरे हालात हैं। एक दैट इज वन थिंग। सेकंड ये है, चीफ ने पाकिस्तान का स्टांस ऑन कश्मीर पे बात की, और उस पर उन्होंने कहा जगलर वैन है। उन्होंने कहा 3 जंगें लड़ी, 10 और लड़ेंगे, तो उसमें तो क्लैरिटी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बलूचिस्तान की बात की, उन्होंने कहा था कि 1200-1500 ये दहशतगर्द जो फितना हिंदुस्तान है, सही जो है। इंडिया के प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है, हम इनको भी शिकस्त देंगे। सो पाकिस्तान के पास ये चीफ ने बातें की थी, उनको भी तकलीफ हुई है। सो नो एविडेंस। लेकिन बॉलीवुड की फिल्में बनाते हैं, वहां पे आप देखें कि वो धुरंधर बना के भी आ जाएं। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, वो एब्सोल्युटली। दे आर अब वो बैटल दौर भी हार्डन है। नहीं और है, अब वो दौर भी नहीं है कि आप हकाइक को चेंज करके बताएंगे और वो लोगों को पता नहीं होगा। अब हकीकत छुपती नहीं है। लेकिन फिर भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया जिस तौर से गलत नैरेटिव उठाता है और अपनी रीच को यूज़ करते हुए एक गलत तरीके से हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करता है, हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश करता है, आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू स्टार्ट टेलिंग द राइट हिस्ट्री, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। और मेरे ख्याल में वो शायद हमें करने में मेहनत करने की ज़रूरत होगी, उसको टाइम लगाना पड़ेगा वहाँ पर।
देखिए, एक तो बात ये है कि ये जो है कि इट्स नॉट न्यू है, ये दिस इज मर्डर ऑफ हिस्ट्री आप कह लें, इट इज म्यूटिलेशन ऑफ हिस्ट्री कह लें कि जो झूठ है, लेकिन वो नैरेटिव अब कोई लेने को खरीदने को तैयार तैयार नहीं। नहीं अगर है। आपको याद हो, इस जंग के फौरन बाद पाकिस्तान ने भी अपने बंदे डेलीगेशंस भिजवाए, इंडिया ने भी यस। भिजवाए। पाकिस्तान जाके सक्सेसफुल रहा, पाकिस्तान के नैरेटिव को लोगों ने बाई किया, इवन शशि थरूर गया था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। सो रिलायबिलिटी फिर पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स देखें ना, हमारे पास सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमने सबूत दिए हैं। अगर आप कहते हैं आपने जहाज गिराए तो आप सबूत लेके, हमने तो यहाँ टेल नंबर तक दे दिए ना, आप और क्या चाहिए। S-400 को हमने डैमेज किया है, उसके भी हमने भी सबूत दिए हैं। तो और क्या चाहिए, 26 टारगेट्स पे हमने स्ट्राइक्स किए हैं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, वो भी सबूत है। आपके हमने सफेद झंडे आपने लहराए, वो भी सबूत है। यस। सो पाकिस्तान को देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी क्यों रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, कि हमने तो कन्वेंशनली 6 गुना को बड़े। दैट्स वाई क्यों, देखिए अमेरिका ने क्यों किया। अगर अमेरिका समझता था इंडिया बहुत बड़ा फन खान है, तो वो इंडिया को वो जो कंटेनमेंट के लिए चाइना के लिए रखा हुआ था, अभी तो उन्होंने उसको साइड लाइन कर दिया, पाकिस्तान को आगे कर दिया है। और फिर ऊपर आपसे ये देखें कि दी एशिया इंडो पैसिफिक कमांड नाम इंडिया को दिया गया था बिकॉज ऑफ चाइना। जब हमने शिकस्त दी, तो अभी अमेरिका ने वो नाम वापस ले लिया और दे हैव रिवर्टेड बैक टू एशिया पैसिफिक कमांड। यस। सो या वो इंडिया की क्रेडिबिलिटी है। आज इंडिया में CDF आया है या और जिसके बाद आर्मी चीफ आया है, वो वही आए हैं जो भगत है या जो बीजेपी के लोग हैं, RSS के लोग हैं, जो लॉयल्टी जिन्होंने शो की है मोदी साहब के लिए, वही से अपने सेट्स, वो जो अपने CDS भी है, उनके आर्मी चीफ भी हैं, वो आए हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। सो हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं, हमारा नैरेटिव बहुत जबरदस्त है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें माना है। और मेरा ख्याल में अब इंडिया देखे ना, कुछ सबूत को वो देते हैं जिसको पास कुछ ना हो। और जी। आप यही फिल्में ड्रामे बना के आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ही उनके आप जनरल ऑफिसर्स को देखें, उनके थिंक टैंक्स को देखें, यस, उनके वो सवाल डिप्लोमेट्स कर को रहे हैं देखें, हमसे। वो मानते हैं हमें अब हमें बहुत मार पड़ी है। ब्रिगेडियर साहब, जस्ट वी हैव गॉट अ मिनट। वो सवालात के जवाब तो अभी भी इनकम्प्लीट हैं। कैसे इतनी बड़ी जगह पे वो सो कॉल्ड दहशतगर्द घुस गए? कैसे जो वहाँ से एक यात्रा होती है जो कि होने वाली थी, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और कैसे वो मार के भाग गए, और कैसे महीनों बाद आपने उनको मारा, और जब मार दिया तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर उनका बदला ऑपरेशन सिंदूर में लिया। तो जवाबात तो अभी भी नहीं है उनके पास। ये देखें, अगर आपको याद हो, सत्यापाल मलिक द फॉर्मर गवर्नर ऑफ AJK, उन्होंने पुलवामा के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था ये तमाम सारी इनसाइड गेम थी। उन्होंने कहा था वो वोट्स लेना चाहते थे, लाशों पे सियासत की, और स्पेशली ये वाकया होने दिया गया। तो इसी तरह यस। पुलवामा था, उस दिन सिक्योरिटी हटाई गई थी और इसके बाद फैसिलिटेट किया गया। और इसके बाद आप कहते हैं जब 28 को आपने 3 बंदे थे वो मार दिए, तो इसके बाद से फिर कैसे आपको बाद में याद आए सारा कुछ है। सो देखें कि ये मेरे ख्याल में उनको जो ह्यूमिलिएशन हुई है, जो उनको आप समझ लें कि उनके साथ जो डिसग्रेस हुई है, आप जो उनके दुनिया के सामने उनकी जो जो हैसियत थी वो डाउनग्रेड हुई है, उनकी क्रेडिबिलिटी गिर गई है। तो मेरे ख्याल में अब इसको रिकवर करने की कोशिश आफ्टर इस इतना अरसे के बाद वापस आए हैं और आके ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो मर्जी कर लें, बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान के तरफ से। पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी को किसी सूरत में पाकिस्तान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है। अगर बिल्कुल। कुछ होता है तो हमारा इस दफा रिस्पांस होगा तो बड़ा लीथल हो। बेशक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान जानता है दिफा किस तौर से करना है। अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी, क्योंकि अलर्ट है 21 अगस्त तक का, तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कल भी हम रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जो मूसलाधार बारिशें हुई हैं जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आए, इसका जिक्र किया। नाला लई में पानी की सतह मज़ीद जहाँ पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं वो प्री अलर्ट पर पहुँच चुकी है, और एट द सेम टाइम NDMA ने भी बालाई इलाकों में सैलाब और फिर ग्लेशियल मेल्ट्स के हवाले से पेशगोई कर दी है कि यहाँ पर ग्लेशियल जो ग्लेशियर्स है उसके फटने का भी खतरा मौजूद है, और ऐसे में मज़ीद सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। इस वक्त सूरत हाल आगे क्या होने जा रही है? सबसे पहले तो
हम अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे, लेकिन राइट नाउ हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर जनरल पीडीएम पंजाब मोहम्मद सैफ अनवर साहब से। सैफ साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने सिचुएशन देखी है नाला लई में भी और उसके अतराफ़ में भी। क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले दिनों में, अगर आप हमें बता सकें? और जो सिचुएशन बनी है रावलपिंडी में, इज़ इट वेरी अलार्मिंग? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह है कि अभी जो करंट स्पेल चल रहा है रेन का, वो हमने इस पे पीडीएम में ने एक अलर्ट भी जारी किया है। 3 अगस्त से 21 अगस्त तक है, और जिसमें नादरन डिस्ट्रिक्ट्स में थंडर शावर्स एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, मंडी, फिर इसी तरह सरगोदा, खुशाब और फैसलाबाद में। फिर आगे जाके 20 और 21 अगस्त को सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब के हैं वहाँ इसी तरह की रेन एक्सपेक्टेड है। पिंडी की जो बात की, आज भी पिंडी में बारिश है, और 2 दिन पहले भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। आपको पिंडी का एक डिफरेंट फिनोमिना है। ऊपर कैचमेंट एरिया में जब बारिश होती है तो नाला लई में गवाल मंडी और कटारियाँ पे जो वाटर लेवल है वो रेज होता है, और जो पिंडी शहर के लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ से डिस्चार्ज उस लेवल पे तेज़ी से नाला लई में नहीं गिरता। तो वो वक्ती तौर पे पीछे पॉन्डिंग होती है, लेकिन वासा पिंडी ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो पानी जो है, डेफिनेटली मैं इस पे आऊँगा कि पॉन्डिंग हुई, लेकिन पानी फिर अगले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में वहाँ से निकला। और सारी इंतज़ामिया जो है वो फील्ड में थी, आपने खुद देखा होगा, मशीनरी फील्ड में थी। तो साथ साथ चूंकि ये बारिश का जो स्पेल है ये बड़ा सडन और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन साथ साथ अगर मैं कंपैरिजन भी करूं तो 2024 में जो पॉन्डिंग का क्लियरेंस का टाइम था वो कई घंटों पे मुहित था, 25 में वो 2 घंटों पे आ गया, अब 26 में उसमें बहुत बेहतरी आई है और वो मिनटों में है। और बहुत बहुत सारी जगहों पे तो पॉन्डिंग अब हो ही नहीं रही। सही। और साहब, अगर आप हमें ये बता सकें कि क्या ये जो एरियाज़ हैं, जो डाउन स्ट्रीम हम जिन इलाकों को कह रहे हैं कि ये ज़ेरे आब आ जाते हैं, यहाँ पर पानी जमा हो जाने की हर दफ़ा वजह क्या है? क्या ये चोक पॉइंट्स हैं, और क्या ये इंक्रोच्ड हैं इलाके जहाँ पर यहाँ जगह नहीं मिलती और यहाँ पर चोकिंग हो जाती है? एक तो ये बता दीजिएगा। सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं जहाँ पर मज़ीद बारिशें? देखें, इस पे जो पिंडी का, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, इस पे इस पे ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि पिंडी नाला लई की एक मॉडल स्टडी होने जा रही है, और उसमें जो पानी का डिस्चार्ज है नाला लई में उसको एफिशिएंटली अब हैंडल किया जाएगा, और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उसमें जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनकी भी वाइडनिंग इसमें प्रपोज्ड है। जहाँ तक आपने सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात की है, तो जैसे ये आप अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है, तो इसमें पीडीएमए ने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे और चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत पे बड़े डिटेल्ड एसओपीज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वासास के लिए जारी किए हैं, और उन पे अब उसी तरह ही अमल हो रहा है। और दूसरा ये इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे इस दफ़ा वासा को बहुत स्ट्रेंथन किया है। वासा जो पहले ओके। पंजाब में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे थे, अब वो हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको बहुत सारी मशीनरी लेके दी गई है। तो होपफुली इंशाल्लाह सारी टीम फील्ड में होगी, और अगर इस तरह का कोई एवेंचुअलिटी होती है तो उसको हम मिनटों में हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साथ आप मौजूद थे सर, और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहने वाली है। और जैसे कि हम तस्करा कर ही रहे थे कि नाला लई में जो सिचुएशन है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँची है, तो बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इसरार खान वहाँ मौजूद हैं। इसरार, ज़रा बताइए, कल तो सायरन वगैरह बजा दिए गए थे, बारिशें आज भी मुतवक्के हैं, क्या इंतज़ामात देख रहे हैं एक तो टीम्स की जानिब से, और लोगों को वहाँ से निकलने का कहा जा रहा है, इनखला का कहा जा रहा है? फैसल भाई, कल जैसे कि आप पूरी रात तकरीबन बारिश होती रही, जो कि सुबह 7 बजे रुकी थी, और तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश जो है रावलपिंडी शहर में रिकॉर्ड की गई। और आज भी तकरीबन रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब कुछ देर के लिए थम चुका है, लेकिन फिर भी हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। और तकरीबन जो अब तक रिकॉर्ड की गई बारिश, 120 मिलीमीटर बारिश आज भी रिकॉर्ड की जा चुकी है।
और रही बात कि कल डेफिनेटली बहुत से ऐसे इलाके थे जिनमें पानी आया। सफदराबाद का इलाका है, पीर बदाई का इलाका है, डोक खब्बे का इलाका है, डोक लाही बख्श का इलाका है। ये वो इलाके नशेबी जहाँ पर बारिश जो है का पानी घुटनों घुटनों तक आया, बल्कि सफदराबाद में हमने जो देखा कि वहाँ लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया। लेकिन तकरीबन 10:40 पर ये पानी जो है उन्हें घरों से निकाल लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेन इमरजेंसी नाफिज है। तमाम जो इंतजामिया है उनके साथ साथ वासा की जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, और इस तरीके से 1122 की जो टीमें हैं वो भी डिप्लॉयड है, क्योंकि ऑलरेडी रेन इमरजेंसी डिक्लेयर है। और रही बात आज के हवाले से भी, तो आज भी हमने देखा कि सुबह कुछ इलाकों में बारिश का पानी जो है वो घुटनों तक गया है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रेन इमरजेंसी है, लिहाजा वो पानी जो है अब से कुछ देर बाद अगर बारिश रुक जाती है सर, तो अगर निकाल लिया मुख्तसरन जाएगा। आप हमें बता सकें कि लोगों को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, उन्हें क्या सप्लाईज वगैरह मिल रही हैं फौरी तौर पर, जब तक कि उनके घरों से पानी निकाला जाता है और सूरत हाल बारिश की बेहतर नहीं हो जाती? जी, देखिए मैं आपको ये यहाँ पर बात क्लियर कर दूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे कल इस किस्म की खबरें चलती रही है और हमने देखा कि वो शाम तक चलती रही है, जबकि हकीकत जो है, रियलिटी ये है कि जब रावलपिंडी शहर में बारिश रुकती है तो विद इन आवर आपको पूरे रावलपिंडी में पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये पोठवार का इलाका है, नशेबी और नशेब व फराज यहाँ पर बने हुए, इस वजह से यहाँ पर दूसरा इंतजामिया की अगर हम बात करें तो इंतजामिया यहाँ पर परफेक्टली काम कर रही है, चाहे वो वासा हो, 1122 हो और दीगर जो भी इदारे हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली काम करें। आपने सवाल किया कि लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया, तो लोगों को कहीं भी नहीं शिफ्ट किया गया। वो जो बारिश का पानी था, या ये पे तकरीबन घर ऐसे बने हुए कि लोग ऊपर के फ्लोर पे चले जाते हैं या फिर छतों वगैरह पे चले जाते जी हैं, जी जी। क्योंकि वो पानी 2 से 2.5 फीट तक होता है। लेकिन उनके जिस तरीके से वो पानी बारिश के वक्त चढ़ता है, इस तरीके से जब बारिश रुकती है तो उसी तेजी से वो डाउन होना शुरू हो जाता है, और ये लोगों की प्रैक्टिस है यहाँ पर। यहाँ पर अब बाकायदा प्रैक्टिस बन चुकी है, वो इतने यूज्ड टू और आदी हो चुके हैं कि बारिश जब आती है तो पानी डेफिनेटली अच्छा, उन इलाकों में इसरार मुझे आता है। जी, जी, ये जी। बताइएगा, आप जहाँ मौजूद है यही नारा लई, अगर आप अपने कैमरामैन से कहे कि हमें दिखा सके कि यही वो एरिया है जी जो हाँ, बिल्कुल। गालिबन फ्लड होता है, प्लीज़ गो ऑन। जी, बिल्कुल, ये देखिए ये नाला लई का गवाल मंडी का पुल है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और ये एक आखिरी गेज यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट और 30 फीट तक इस पे जो है स्केल बना हुआ है, और इस स्केल को देखकर हम यहाँ के जो इस नाले का जो लेवल है वो उसको जाँचते हैं, और वहीं से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया अब पानी की सतह किस हद तक जा चुकी है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो 20 फीट लगा हुआ है, इसके बाद जब 21 और 22 फीट ठीक है। वो लेवल है जो कि पिछले साल यानी जब वही 250 वाली मिलीमीटर बात कि बारिश प्री हुई थी। अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ पर 8 साल की जो जी। आबादी है उसे भी बता दिया गया है, और एट द सेम टाइम अगर मज़ीद बारिशें होंगी तो लोगों को यहाँ पर मज़ीद पानी का जो खदशा है उसके ख़िलाफ़ अपनी हिफाजत को मेक श्योर करना होगा। यासिर हमीद हमें जेहलम की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे, क्योंकि इस वक्त बारिश के नए स्पेल की एंट्री हो चुकी है और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो अपने नुमाइंदे की जानिब जानते हैं और उनसे जानते हैं। यासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है जेहलम की? झेलम में कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ से जारी है। बारिश होने से झेलम के न सिर्फ तिजारती मराकज़ और सिविल लाइन नदी का मंजर पेश करने लगते हैं, बल्कि शुमाली मोहल्ला, मदीना टाउन, डोक फिरदौस, मशीन मोहल्ला समेत कई रिहायशी इलाके भी निकासी आब न होने से, पानी में डूब जाने से शहरी जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। गो के वासा की जानिब से अरबों रुपए की लागत से शहर भर में सीवरेज सिस्टम की तामीर जारी है, ताहम ये सीवरेज सिस्टम बरसाती पानी को समेटने से कासिर है। दूसरी तरफ इंतजामिया ने ज़िला भर के बरसाती नालों और आबी गुजरगाहों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है, जिसके लिए नाला गहान और नाला बिनाह के अतराफ मुख्तलिफ मकामात पर मॉनिटरिंग और फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। अगर बारिश का सिलसिला अगले 2 रोज़ तक जारी रहता है तो नाला गहान और डुमेली के बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद होने के बायस करीबी आबादियों में पानी दाखिल होने का खदशा है। इसके साथ साथ दरियाए झेलम के हवाले से बताता चलूँ कि दरिया में इस वक्त पानी का जो बहाव है वो मामूल के मुताबिक है। मंगला डैम में भी 30% से ज़ायद पानी की गुंजाइश मौजूद है। इस सूरत में दरियाए झेलम में किसी किस्म की सैलाब का कोई खतरा नहीं, ताहम
इंतजामिया का कहना है कि नदी नालों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम इदारों की तैयारी मुकम्मल है और मुकम्मल ठीक तौर है पर यासिर तैयार फहमी, है। आप हमें जयसार खान पिंडी से अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वी हैव गॉट मोर इंपॉर्टेंट स्टोरीज टू शेयर विद यू, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमें एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी गर्मा गर्मी है, नए सूबों की बाज़गश्त है और नए सूबों के क़याम का मामला अब सियासी बहस से निकल कर पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के दरमियान एक लफ्जी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बल्कि वो भी अपनी पीक पर पहुंच चुका है। में से एक तरफ सिंध की तकसीम की मुखालफत में पीपल्स पार्टी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि MQM नए इंतज़ामी यूनिट्स को अवामी ज़रूरत करार दे रही है। तो सूबाई वज़ीर सईद गनी ने वाज़े अल्फाज में ये कहा कि सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा और उनका ये भी कहना था कि सूबे बनाना ISPR का काम नहीं बल्कि असम्बलियों का इख्तियार है। दूसरी जानिब MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को चैलेंज करते हुए कहा है कि वफाकी मुशीर राना सनाउल्लाह को भी पता नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुतालिक तरमीम सामने आ जाएगी। MQM क्या कह रही है, पार्टी क्या कह रही है, क्या ये ज़्यादा अहम नहीं कि वो लोग क्या कह रहे हैं जो करप्शन, नाअहली, टूटी सड़कें, गंदे पानी, ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे दबे हुए हैं। और चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा, आप रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, उनसे मैं यही सवाल थ्रो करता हूँ। डॉक्टर फौजिया, एक तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन। ज़रा ये तो बताइए, क्योंकि आप लोग क्लेम करते हैं कि अवामी पार्टी हैं, आप लोग अवाम से हैं, अवाम का पल्स पे आपका हाथ रहता है, अवाम क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? चलिए कराची से आगाज़ कर लेते हैं। क्या कराची के लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बने, नए सूबे बने? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का प्रोग्राम में। देखिए, MQM ने ये कल भी ये बात हुई, कल भी मैं एक टॉक शो में थी, यही बात कह रही थी कि ये बहस MQM ने नहीं स्टार्ट की, लेकिन ये बहस जहां से भी स्टार्ट हुई है, इस चीज को देखा जाए कि अगर हम ये देखें कि अगर सिंध की बात करते हैं और सिंध में जो 18 साल से एक की जो है तवातुर से एक ही गवर्नमेंट आ रही है, उसने क्या पीने का साफ पानी दे दिया है आवाम को, उसने क्या रोड्स साफ कर दिए उसके ऊपर चलने के लिए, उसने क्या गैस, बिजली, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका मेडिकल सेक्टर क्या उसने बेहतर कर दिया है कि क्योंकि जब ये आइडिया फ्लोट हुआ है तो MQM वाज द फर्स्ट वन जिसने इसकी तायद की। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा तो इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा ना। ये कोई सिस्टम जो बना हुआ है, ये कोई खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्ला कोई कुरान के हरूफ तो नहीं है जो चेंज नहीं हो सकते। तो अगर इस वन सिस्टम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल तो उसके लिए हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए ये जो आइडिया फ्लोट हुआ है, मैं ये समझती हूँ ये बेहतरीन आइडिया है और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉपुलेशन है, एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो पॉपुलेशन थी वो 10 गुना ज़्यादा हो गई है। इस वक्त अगर आप कराची में जो बैठा हुआ शख्स है वो तो अपने शायद हकूक के लिए, वैसे तो वहां भी कोई मसला नहीं, वो कोई उसको हक नहीं मिल रहा, लेकिन जो सक्खर या दादू में बैठा हुआ है वो कराची नहीं आ सकता ना। तो उसके लिए बेहतर ये है कि अगर हम डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना देंगे, उनके घर के करीब में उनका एक्सेस होगा टू द गवर्नमेंट। सही। डॉक्टर तो साहिबा, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि हम इस कॉन्वर्सेशन को ये रुख भी देते हैं कि दैट्स वन पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली जो MQM का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर एंड आउट है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने है। पीपल्स पार्टी क्लियर ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करें, आप आ जाएं और सूबे बना लें। इस तरह की बहस करने से क्या फ़ायदा है? लेकिन उनकी राय ये है कि आप थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नेंस की तरफ क्यों नहीं जाते, आप लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार क्यों नहीं देने की तरफ जाते? तो इसके ऊपर MQM क्या कहती है? बिसाइड्स आई हैव माई ओन क्वेश्चन, और वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल गवर्नेंस का मसला है। कल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आवाज़ आने लगी कि फेडरल के मामला हल हो गए हैं। तो फेडरल जब अपने मामला हल नहीं कर पा रही तो क्या सूबे बनाने से सूबों के मसाइल हल हो जाएंगे?
देखिए, आपने 2 क्वेश्चंस किए एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ जो जो इन्होंने गवर्नर्स की बात की है, द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की बात की है, जब हमने अमेंडमेंट 26th अमेंडमेंट में ये चीज़ लेके आए थे कि हम आर्टिकल 140A की जो है तशरीह कर दी जाए, उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि जब भी कोई मेयर आता है वो कहता है कि मेरे पास तो पावर ही नहीं थी। तो जब पावर नहीं थी तो हमें एक पावरफुल सिस्टम लेके आना पड़ेगा। एमकेएम ने बहुत ज़्यादा इस पे वर्किंग की। 27th अमेंडमेंट में सब कुछ हो गया और सिर्फ ये हमारे जो अमेंडमेंट थी ये रह गई। इसी पे हमने 28th अमेंडमेंट पे और उसमें भी मुखालफत की थी पीपल्स पार्टी ने। तो पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन नहीं रखती, वो करना ही नहीं चाहती। अगर वो कर देती तो पिछले 18 सालों में वो ये काम कर देती। अभी जो हम एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो किसका मेयर है? हमारी पार्टी का तो मेयर नहीं है, इन्हीं की पार्टी का मेयर है, जो कि एक पैरालाइज सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और जो कोई काम नहीं कर सकता। आपको अब जब दुनिया के मॉडल सक्सेस तो पुलिसिंग का निजाम भी अंडर लोकल गवर्नमेंट आता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक अलग से जो है मिनिस्ट्री है, बल्दियात की मिनिस्ट्री है, और उसके बाद एक पूरा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। तो ये जो इन्होंने मिक्सअप की हुई है चीजें, वो इसीलिए मिक्सअप की हुई है कि ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर ना करना चाहते हैं, ना ये करवाना चाहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से ये होगा कि जो पैसे हैं वो एक शख्स के पास पाक नहीं होंगे, उसको उसमें एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा, सिर्फ छोटी कैबिनेट होगी, तो सब लोग अकाउंटेबल हो सकते हैं। तो जब इनको ये कि ना केपी चाह रहा है, अब हम जो देख रहे हैं असेंबली में जो चल रहा है कि सूबे बने, नून लीग नहीं चाह रही कि सूबे बने, पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही कि सूबे बने, सूबे कैसे बनेंगे? तो देखिए, आप रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम करा ले, आपको आवाम की, आपको पता चल जाएगा कि आवाम की आवाज़ क्या है, क्योंकि लोग जो हैं अब थक चुके हैं। और अगर लेट्स सपोज फॉर कुछ टाइम के लिए हम ये कहें कि ठीक है सूबे हम नहीं बनाते, तो फिर क्या जो पहला जो ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है जिसमें आपकी फैमिली प्रॉक्सीज आके गवर्नमेंट उसमें बैठी हुई हैं असेंबलियों में, तो क्या वो सिस्टम ठीक कर पा रही हैं? तो फिर आपको जो आपकी पॉपुलेशन जो है, जो कि 98% जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उसकी रिप्रेजेंटेशन लेके आए। फिर आपकी जो वुमेन सीट्स हैं उनको भी बढ़ाएं, यूथ की सीट्स को बढ़ाएं। यूथ तो आपको कहीं दिख ही नहीं रही ना असेंबलीज में। एक आध कोई आ जाता है एमपीए या एमएनए, इसके अलावा कोई यूथ आपको नहीं नजर आती। आपको जितने भी लोग नजर आते हैं वो हैं जिन्होंने अपनी उम्रें गुजार दी हैं, तो वो क्या लेजिस्लेशन करेंगे? That's another topic मैम, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि हम किस निज़ाम के तहत कहाँ जाके बैठें, किस तरीके से आगे चल के इस चीज़ को देखें और कैसे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे इस सूबे वाले मामले को लेके हम आगे बढ़ें और सूबे बने या नहीं बने, या फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो जिक्र होकर ये बात की है कि राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और ये करारदाद आ भी जाएगी, क्या इशारे हैं इसमें। एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मीर रज़ा कत्ल केस की अगर बात कर ली जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पे अहम चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन फ़िक्र की बात यह है कि अब इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं, कल भी जो सिचुएशन पैदा हुई है, अब उसमें कब्र कुशाई के बाद जो हासिल किए गए फॉरेंसिक सैंपल्स हैं, उनकी इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आई है, दोनों हाथों पर गन शॉट रेजिड्यू के शवाहिद मिलने का इंकशाफ हुआ है। इम्कान इसका ये जाहिर किया जा रहा है कि मकतूल ने क्राइम सीन के करीब फायरिंग की थी। माहिरीन के मुताबिक किसी शख्स का अपनी ही कमर पर दोनों हाथों से गोली चलाना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए ये पहलू भी ज़ेर तफ्तीश है कि शायद मीर रज़ा ने मुमकिन ख़तरे को महसूस करते हुए फायरिंग की हो एक। लेकिन उस पर भी सबसे तशवीशनाक बात यह सादिया कि गालिबन 8 या 9 सैंपल्स ऐसे हैं जो बॉडी डीके होने की वजह से ज़ाया हो गए हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कराची जैसे शहर में, और मेरे ख्याल में हमें ये बरमला कहना चाहिए, हमें ये बरमला कहना चाहिए कि हम कराची के अंदर ख़ास करके और पूरे सिंध में हम देखते हैं जितने भी केसेस, कई केसेस होते हैं जिनके हमें कोई भी हम कन्विक्शन की तरफ नहीं जा पाते, और उसकी एक वजह ये होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इतनी वीक होती है, और जब री इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो बहुत सारे शवाहिद जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। और ये कई सालों से ख़ास करके हम देख रहे हैं कि बड़े केसेस में हो रहा होता है
है और इसके ऊपर फोकस हम पहली बार इस केस में देख रहे हैं। और उसकी वजह वही है कि जिस तरह की रेजिस्टेंस हमने देखी कि मीर रज़ा के वालिदैन ने दिखाई और इस मामले को उन्होंने मद्धम नहीं होने दिया, ख़त्म नहीं होने दिया और बार बार इस पर बात होती रही। और आज हम इस सब सूरत हाल में देख रहे हैं कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन टीम के बनने के बाद हमें पता चल रहा है कि कई सैंपल्स, चूँकि ये बॉडी दफन कर दी गई थी और उसके बाद दोबारा निकाल कर जब बॉडी को कब्र कुशाई करके जब दोबारा सैंपल्स दिए गए तो वो ज़ाया हो गए हैं। बहरहाल जो रेजिड्यू हाथ पर मिला है गन का, उससे यही लग रहा है कि दोनों हाथों से गन चलाई गई है। मुमकिन है कि मीर रज़ा ने अपने डिफेंस में ये गन शॉट लीक किया हो और भी इसके बहुत सारे पहलू होंगे। डेफिनेटली उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर यही सब पहली बार, यानी जब मीर रज़ा की बॉडी डिस्कवर हुई थी और उसके बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती, तो आज ये इन्वेस्टिगेशन किसी नहज पर होती और शायद कातिल को पकड़ने के बहुत करीब पहुंच चुकी होती पुलिस। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे, उनसे हम मजीद बात कर लेते हैं। खुर्रम, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, ज़रा आगाह कीजिए। देखें, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें इन्वेस्टिगेशन टीमें काम तो कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि जो टोटल जो 17 सैंपल्स हासिल किए गए थे, अच्छा। इसमें चार की रिपोर्ट जो है वो आ गई थी, 13 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी था। जिसके बाद हमने ये देखा कि जो दोनों हाथों में GSR के जो रिजल्ट हैं वो आए हैं, जो नमूने हैं वो दोनों हाथों में आए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो रज़ा ने अपने दोनों हाथों से जो है वो फायर किया है। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि दोनों हाथों से कोई भी शख्स जो है वो अपनी कमर पे या रज़ा खुद अपनी कमर पे फायर कर सकते हैं। दूसरी जानिब ये बात भी क्लियर हो गई है कि जो 2 रिपोर्ट्स मजीद आई जिसमें जो गन पाउडर है वो कमर पर ही आया रज़ा की, साथ ही एक जो और गन पाउडर तादाद जो है वो गन पाउडर की कमर पे ज़्यादा आई है और फ्रंट पे कम आई है। तो अब इसमें ये भी कहना गलत नहीं है कि रज़ा ने उस मौके पर कोई ऐसा खतरा महसूस किया हो कि कोई ऐसा मसला हो कि रज़ा को वहाँ फायर कर। अब इसमें देखना ये है कि उस वक्त जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी फोरेंसिक मशीन ख़राब है, 3 महीने से ख़राब है, हम जो बुलेट का खौल है उसका साइज़ और ये सारी चीज़ें भी नहीं असेस कर पा रहे हैं। खुर्रम, आप कंटिन्यू कीजिएगा, डिटेल्स दे रहे थे। देखिए उसमें इस रिपोर्ट के अलावा अच्छा डेड बॉडी जो है वो या कहने के दोबारा पोस्टमार्टम करने की वजह से या जो दिन ज़्यादा गुजरने की वजह से जो 9 नमूने हैं वो हासिल नहीं हो सके हैं, उसकी रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ज़रा ये बता रहे हैं कि वो ज़ाया हो चुके हैं। 13 सैंपल में 4 का जो रिजल्ट आया वो सामने के GSR जो हाथों पे आया है। बिल्कुल ठीक है खुर्रम गुलजार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यही डिस्कशन, वक्त गुजर गया, शवाहिद ज़ाया हो गए। अब देखिए इस केस में आगे क्या होता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन से हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चलिए अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। एंड समथिंग फ्रॉम द हॉकी फील्ड, एंड दैट इज पाकिस्तान और वेल्स का मैच जो कि वर्ल्ड कप का था हॉकी का, 3-3 गोल से बराबर हुआ है। ये उस वक्त हुआ कि जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड से 4-1 से शिकस्त खा ली थी और उसके बाद वेल्स के खिलाफ एक सनसनीखेज मैच पाकिस्तान ने खेला। बहुत से नाक़रीन कह रहे हैं कि अपनी रैंकिंग और वेल्स की रैंकिंग देखिए, लेकिन चलिए व्हेन यू एंटर इनटू द फील्ड फिर रैंकिंग कहीं पीछे रह जाती है। अब अगला मैच जो है पाकिस्तान बमुकाबला भारत, वो बेइंतहा ज़रूरी है पाकिस्तान को जीतने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ से कोई मिसहैप होता है पाकिस्तान इज़ आउट। एब्सोल्युटली। तो तमाम तर सूरत हाल क्या रहेगी और हमें किस तरह से वे करना है, हमारा जो अगला मैच भारत के अगेंस्ट आ रहा है उसको, समीउल्लाह खान साहब ओलंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब आपके वक्त के लिए। सुबह खैर सर, ऑब्वियसली पहला मैच हम हार गए, वो 4-1 और बड़ा हमें अफसोस हुआ। अगला मैच हम वेल्स के अगेंस्ट जीत गए और अब हमारा मैच जो है अगला बड़ा मैच है, यानी इंडिया के अगेंस्ट हमारा मैच होने जा रहा है। पाकिस्तानी टीम को जब हम कंपैरिजन करते हैं भारत के मुकाबले में, ऑब्वियसली एक बड़ा काम करते हुए वो आ रहे हैं आगे और एक्सपेक्टेशंस में फेवरेट जो है वो इंडिया ज़्यादा है और उनके जीतने के एक्सपेक्टेशंस भी लोग लगा के बैठे हैं। बट आई वांट टू नो पाकिस्तान का मोमेंटम क्या है, क्या पाकिस्तान भारत को हरा सकता है? जैसे आपने बताया कि इंग्लैंड 2 मैच जीत चुका, भारत 1 मैच जीता है और 1 मैच बराबर रहा, और पाकिस्तान जो है 1 मैच हारा और 1 मैच बराबर रहा।
तो भारत की पोजीशन और इंग्लैंड की पोजीशन बड़ी बेहतर है। इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर गया और भारत क्योंकि एक मैच जीत चुका तो वो भी क्वालिफाई कर बैठा। पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल वर्ल्ड कप था, जैसे हमने पहले भी कहा। ये बड़ा अच्छा हुआ कि कल बड़ा अच्छा टीम खेली, इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम बेहतर खेल पेश कर सकी, क्योंकि जीतने के चांसेस और पाकिस्तान की टीम ने मुजाहिरा अच्छा किया। अब जैसे आपने फरमाया कि कल का जो नंबर पे है और 11वें नंबर, सेंटीमेंट्स उसमें ज्यादा बेल कर लेगा, उसी को फायदा होता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम जो कि पहले मैच से दूसरा मैच अच्छा खेली, अब कल का मैच और बेहतर खेले। वर्ल्ड वाइज देखें तो भारत जो है वो हमसे बेहतर टीम। जी बिल्कुल, स्ट्रेंथ्स भी उनकी हैं। समीला साहब, इससे पहले कि मैं थोड़ी सी मज़ीद खेल की बात करूं, द प्लाइट ऑफ हॉकी, उस पर अगर थोड़ी सी बात करें, और मुझे अंदाज़ा इस चीज़ का कि आपके लिए भी ये बात नागवार गुजरेगी लाजमी, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं ये हमें पता चलता है कि जब हमारी ओवरऑल सिचुएशन सामने आती है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच में क्या हम इतने बौखलाए हुए थे या बदहवास थे कि हमारे जो कॉर्नर के लिए सेफ्टी गियर्स होते हैं हम वो ले जाना ही भूल गए? जी जी, हम पिछले 4 महीने से कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी टीम बेहतर हो। हमने अंडर 21 भी बनाई, वाइट भी बनाई, और उसके साथ साथ अंडर 18 जो अभी रिसेंट पास्ट में गई, तो वो भी खिलाड़ी तीसरे नंबर पे आए बड़े सालों के बाद। असल में पिछले 15 साल हॉकी पे कोई काम नहीं हुआ, हुकूमतों ने पैसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए। तो ये हुकूमत कर रही है और ये फेडरेशन कोशिश कर रही है कि जो अगला एशियन गेम है जो उसके सितंबर में है, हमारा टारगेट पहले भी यही था कि वो हम फाइनल खेलें और सिल्वर मेडल जीते, तो ये अचीवमेंट होगी। जैसे आप सब कह रहे हैं, हम भी बड़ा इसमें इन्वॉल्व हैं कि किस तरह पाकिस्तान का जो एक जो वकार था पहले, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। और क्योंकि दुनिया में हॉकी का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया, आप अंदाज़ा लगाएं कि बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये टीमें ऊपर आ गई, तो उस पर मेहनत एग्जैक्टली की जरूरत है। बिल्कुल। और और समीर साहब, खिलाड़ियों जो को खेल के साथ साथ साइकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट दिया गया कि आपने अच्छा खेलना है, हारे जीते और बात है। कल के मैच को अगर आप देखें तो हमने लीड ली लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाए, तो ये चीजें ठीक करने वाली। जी चलिए, गेम तो गेम है, बट जो मैं सवाल कर रहा था, कुछ इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस की वजह से वो थोड़ा सा बीच में रह गया। मैं आपसे पूछ रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हम हवास बाख्ता थे या फिर हमारी कोई आई डोंट नो कि क्या हम फोकस नहीं थे। 17वें मिनट में कॉर्नर मिला इंग्लैंड को, हमारे पास गेयर नेट के पीछे रखा हुआ ही नहीं था, और वो गेयर जो है फिर हमारा कैप्टन लेके जो है वो जा रहा है, उसको उसके वजह से मिल गया। जी देखिए, आप जो है बिल्कुल ठीक। अगर पेनल्टी कॉर्नर की बात कर रहे हैं क्योंकि आवाज थोड़ी कम आ रही, तो उसमें बिल्कुल हवास बाख्ता बिल्कुल थोड़ा सा कहते हैं ना कि कंफ्यूज थे, उसको ये कहें तो कंफ्यूज थे, जिसमें हमने कल भी 8 पेनल्टी कॉर्नर लिए और उसमें सिर्फ 1 गोल किया सुफियान ने। है बात ठीक, लेकिन ये एक प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। अब कोचेस नए आए, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कम्पिटिटिव हॉकी हो। तो आपकी बात ठीक है कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी रैंकिंग अच्छी हो, या अगर जब आपकी रैंकिंग 13वीं हो, 13वीं से 11वें नंबर पे आ जाए तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन एक हमने बड़ी अच्छी ये किया कि साउथ कोरिया को बुला के इनके साथ हमने जो मैच कराए, वो एक जो वार्म अप मैच थे उसमें इनको काफी जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। बेसिकली खान साहब, मैं उस इंसिडेंट की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जहाँ पे हमारे जो सेफ्टी गियर्स थे वो हमें कैरी करने पड़े हैं ड्यूरिंग द मैच, अगर आप उसमें हमें कुछ बता सकें। जी, बात तो ठीक है सीनियर खिलाड़ियों की, क्योंकि हमें उनको साथ रखना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा इस टूर्नामेंट में इन 2 मैचेस में सीनियर खिलाड़ियों ने भी उतना ही बेहतर खेल पेश किया, और जो ऑफिशियल है हमारे सीनियर, वो भी हम सब मिल के सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी को बेहतरी की तरफ लाया जाए, ताकि पाकिस्तान वो पुरानी जो उसका रिकॉर्ड था उस पर आ जाए।
राइट बहुत शुक्रिया। द फ्लाइंग हॉर्स साबिक ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हम होप करें कि आगे वाले मैचेस हम जीत जाएं और पाकिस्तान यहाँ से बहुत सारे रिवाइवल के लिए, अगर पाकिस्तान से चीज़ें हो रही हैं हॉकी को रिवाइव करने के लिए, तो प्लेयर्स उसको कलर ऐड करके शायद गुड और हो, कुछ बहुत बहुत बेहतरीन अच्छी कर उम्मीद सकते हैं। आई आपने। थिंक वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, खास करके क्रिकेट और उसके बाद हॉकी में। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और जनाब दीगर अहम टॉपिक्स पर भी बात कर लेते हैं और मशरिक़ी वस्ता की क्या सूरत हाल होने जा रही है और इस वक्त क्या चल रहा है, इस हवाले से आपको आगाह करते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकरात के लिए जो दी गई 60 रोज़ा डेडलाइन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दोनों ममालिक में हम ये देख रहे हैं कि इख्तलाफात बदस्तूर बरकरार हैं और ईरान का बहुत ही क्लियर मौक़िफ़ है कि अमरीकी खिलाफ वर्जी के बायस मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सके हैं, जबकि सदर ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमारे जो है वो बैकडोर बातचीत का सिलसिला ईरान के साथ जारी है। वेयर एज हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा साहब ईरान के क्लियरली कह रहे हैं कि भाई हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत होपफुल हैं कि किसी नहज पर बात पहुंच जाएगी और ईरान क्लियरली कह रहा है कि जब तक आप टोल वाले मामलात को हल नहीं करते हैं हम इस पर मज़ीद कोई बात नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान और कतर की जो सिफारती कोशिशें हैं वो भी तेज़ तर है, उसको क्लेम भी किया जा रहा है, ईरान उसको क्लेम भी कर रहा है कि ओनली मीडिएटर इस पाकिस्तान का था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। नगमाना हाशमी साहबा हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम नगमाना और गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नगमाना साहबा, अब ये जो सूरत हाल बन रही है आपको कहाँ जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि हॉर्मुज़ पे किसका कंट्रोल ज़्यादा बन रहा है वो भी अब पूरी दुनिया को पता चल रहा है। और ट्रंप साहब जिस तरीके से उन्होंने मक्का पैक्ट को भी बड़ा अप्रिशिएट किया, लग ये रहा है कि ही जस्ट वांट्स टू गेट दिस मंकी ऑफ हिज बैक। वो सिर्फ यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते भी धौंस जमा के जाना चाहते हैं। कैसे देख रही हैं आने वाले कुछ हफ्ते इस सारी सिचुएशन के लिए आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, ये जो गल्फ की सिचुएशन है इस वक्त, ये काफ़ी गंभीर है और अभी आपने जिक्र किया कि जो MOU इस्लामाबाद में साइन हुआ था, उसकी जो 3 शर्तें थी उस पर तो किसी पे भी अमल नहीं हो सका। ना न्यूक्लियर एग्रीमेंट है जो साइन हो सका है, ना हॉर्मुज़ का कोई सेटलमेंट हो चुका है और ना ही ब्लॉकेड खुल चुका है। इस वक्त जो पोजीशन है वो अमेरिका ये समझता है कि जी हमने जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था और जिस तरह इनको स्ट्रेंगुलेट किया है इकोनॉमिकली, ये शायद ईरान की सूनर रादर देन लेटर इसको उसकी कमर तोड़ देगा और वो मजबूर हो जाएगा। और इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि जी आप वाइट फ्लैग दिखाएं और आप सरेंडर कर दें, और साथ धमकियां भी दे रहा है कि जी वरना इस किस्म की आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएंगी जो आपके लिए अनबेयरेबल होगी। उसके साथ साथ आपने देखा है कि जो वेवर दिया गया था ऑयल एक्सपोर्ट का, वो भी उससे भी पीछे हट गया है अमेरिका के लिए। नेचुरली एक ये बहुत चचुंदर गले में फंस गया है जो उससे ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। मित्र जो है वो सर पे हैं, एक के बाद एक दुनिया की जो यूरोपियन ममालिक बिलशमूल जो है वो पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है और इस वक्त डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो ईरान की नजर आ रही है। इसके साथ साथ ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ईरान की डिफिकल्टीज नहीं है, ईरान की भी डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा देर इकोनॉमिक प्रेशर इनका चला तो एक्चुअली ईरान के लिए भी अपनी आवाम को संभालना और जरा मुश्किल हो जाएगा। और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी एक तरफ है डेफिनेटली। मैम, कल जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को दी है कि अगर ओमान रास्ते में आता है तो हम उसे भी बॉम्ब करेंगे, और जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है वो तो हम नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे कर सकते। आपको क्या लगता है, लॉन्ग टर्म एलाई है यूएस का ओमान, सारे मामले में ओमान की तरफ नज़र आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम गल्फ और ओमान के बीच का मामला देख चुके हैं। क्या अमेरिका इस तरह से थ्रेट कर सकता है ओमान को कि अगर वो ईरान से बात करना जारी रखे? देखिए, इस तरह तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में तो कोई भी मुल्क किसी को भी इस तरह की धमकियां नहीं दे सकता।
बिल्कुल ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है, बड़ा ही एक अनस्टेबल फैक्टर है जिससे आप डील कर रहे हैं। उसको, अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा खदशा ये है कि ओमान और ईरान मिलके कोई एक स्टैंड ना ले लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। इसीलिए आप देखें वो बार बार कहते हैं कि जी अमेरिका का कंप्लीट होल्ड है, और ये तो उसको उन्होंने बल्कि टेरिटरी भी डिक्लेयर कर दिया है, जो कि किसी भी इंटरनेशनल लॉ के उस पे पूरा नहीं होता, मेयार पे पूरा नहीं उतरता। अब इस वक्त हो ये रहा है कि अमेरिका डेफिनेटली ज्यादा ट्रबल में है, फेस सेविंग भी उसे चाहिए, और जैसे आपने कहा कि वो फेस सेविंग भी चाह रहा है, एक कोई ऐसी चीज चाह रहा है जहां उसको ये ना लगे कि उसकी बहुत ज्यादा जो है वो जिल्लत का उसे सामना करना पड़ा है, नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त दोनों जो हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे हुए हैं ऑन द प्रिजम्पशन कि जी जो हमारी पॉलिसी है वो दूसरे की पेशेंस को आउटवे कर देगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि हमारा इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो उन्हें तोड़ देगा। वो समझते हैं कि इस वक्त जितना नुकसान और जितनी इंटरनेशनल खास तौर पे इकोनॉमीज को अफेक्ट हो रहा है वो पूरी दुनिया अमेरिका को मजबूर कर देगी, और वो दे कैन आउटलिव दिस दीज थ्रेट्स फ्रॉम अमेरिका। ठीक है। और इसी की वजह से आप देखें कि किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट होने में आ नहीं रहा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो ये तरीका है कि वो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, लेकिन फिर उनको फॉलो अप उस तरह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी अपनी फौजें जो इस वक्त गल्फ में है, मॉरली उनका मोराल बहुत ही डाउन हुआ है, और पूरी दुनिया में से इस वक्त कोई भी उनके एलाइज भी जो है वो इस जंग को मजीद आगे चलता हुआ देखना नहीं चाहते। अच्छा मिस नगमाना, यू बीइंग द फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना एज वेल, मैं आपकी इस एक्सपीरियंस का ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहूँगा। क्या सोच रहे हैं चाइना या खित्ते के बड़ी ताकतें इस वक्त इस चीज़ को लेके, इस मौके पे, ख़ास तौर पे उस वक्त के जब अब दुनिया कह रही है इसको सदर्न ब्लॉक, तो हम भी कहते थे सदर्न ब्लॉक के, ये एक मजबूत सदर्न ब्लॉक सामने आ रहा है, मक्का पैक्ट हो गया है, तो रीजन की बड़ी फोर्सेस अब कैसे इस चीज़ को आगे लेके चलना चाह रही, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि अभी तक वो खुल के ऐसे सामने नहीं आए? देखिए, इस वक्त अगर आप बिल्कुल फैक्चुअल बात करें तो चीन का तो कोई एज सच डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है वो सामने नहीं आया, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जी आप गो बैक टू नेगोशिएशंस और इसको मजीद आप आगे ना बढ़ाएं, लेकिन कोई सब्सटेंटिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव एज सच सामने नहीं आया। बिहाइंड द सीन्स अगर कोई ट्रैक 2 में चीजें चल रही हों तो उसको आप खारिजुल इम्कान नहीं कह सकते। अभी आज ही मेरा ख्याल है या कल रात ही टर्की ने भी कहा है कि जी आप इस यू शुड गेट बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल और इस मामले को आप रैप अप करें और किसी समझौते की तरफ जाए। टर्की इस तरह पहले डायरेक्टली नेगोशिएशंस में तो इन्वॉल्व नहीं था, नेगोशिएशंस में तो इस वक्त और जो डिप्लोमेसी चल रही है वो ओमान और कतर और पाकिस्तान की है, जिसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे एडवांटेजियस पोजीशन में है, इसलिए कि अभी भी जो एक लेवल ऑफ कंफर्ट है दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज का वो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है। एंड आई एम श्योर इस वक्त जो पाकिस्तान की चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे पॉलिटिकल क़यादत हो और चाहे डिप्लोमेटिक क़यादत हो, वो भरपूर कोशिशें कर रही होगी कि किसी तरह ये जो डेडलाइन एक्सपायर हुई है या तो इनको टेबल पे लाके कोई इसमें डेडलाइन में एक दफ़ा इजाफा किया जाए या उनको किसी तरह मजबूर किया जाए कि जी आपस में वो दोबारा या डायरेक्ट टॉक शुरू करें या थ्रू दी जैसे मीडिएशन के थ्रू हो रही थी उसकी तरफ वापस आए, क्योंकि अगर ऑल आउट जंग तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नजर नहीं आती है कि जी कोई दोबारा भरपूर तरीके से जंग हो जाएगी और सारा गल्फ और सारी दुनिया उसमें कूद पड़ेगी, लेकिन ये ऑफ एंड ऑन कभी सर्द कभी गर्म चलता रहेगा
और इसमें अगर आप ईरान की पोजीशन देखें तो ईरान ने तो अपनी पोजीशन बड़ी क्लियरली कहा है, उसने कहा है कि जी ठीक है, हम न्यूक्लियर टॉक्स बाद में कर लेंगे और हम बिल्कुल हम जो है आप हमारे रेपरेशंस भी दें और आप हमारे फ्रोजन एसेट्स भी जो है वो उनको अनफ्रीज करें, और साथ साथ उन्होंने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन रखी है और उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, वी विल कंटिन्यू टू कोऑपरेट विद IAEA, जो कि आई थिंक एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि जी हम एज फार एज आवर न्यूक्लियर इज कंसर्न विद इन द इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल एम्बिट, हम जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस है उससे एंगेज्ड रहेंगे, तो हम उससे बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन हम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं उस पर भी तैयार नहीं है। तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक विंडो ऑफ डायलॉग और डिप्लोमेसी ईरान ने इस वक्त खुला रखा हुआ है, लेकिन दोनों इस वक्त एक दूसरे का चेस गेम खेल रहे हैं कि किसकी पेशेंस पहले बीना। एब्सोल्युटली। इफ आई मे इंटरप्ट नगमाना साहिबा, एक चीज़ तो ये कि तुर्किया चाहता है कि वो भी इस बातचीत का हिस्सा हो सके, दूसरी जानिब ईरान का बयान आता है कि मीडिएटर सिर्फ कतर और पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि बैकडोर हमारी बातचीत चल रही है IRGC से। आपको क्या लग रहा है मीडिएशन किस तरफ जा सकती है? विच कंट्री कैन डेफिनेटली प्ले द रोल अदर देन पाकिस्तान? क्या हो रहा है? ये हर किसी की किसी ना किसी से बात हो रही है, लेकिन जंग वहीं की वहीं है। देखें, जो अपेरेंटली 2-3 मुल्क अमेरिका के साथ इस सिलसिले में एंगेज्ड है, वो तो पाकिस्तान और कतर और ऑफ कोर्स ओमान भी इन्वॉल्व है। टर्की ने अब अपनी इंडिकेशन दी है, लेकिन वो फॉर्मली अभी इस तरह मीडिएशन का हिस्सा नहीं है। मेरे ख्याल से तो इसमें अगर कोई फैसला कुन बात हो सकती है तो वो पाकिस्तान के थ्रू हो सकती है, बशर्ते कि चाइना भी उसमें अपना हिस्सा डाले और अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो है उसको सामने लेके आए और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस वक्त यूज करे। एंड एज आई सेड, ये बिल्कुल खारिजुल इम्कान नहीं है कि ऑलरेडी बैकडोर चाइना कुछ कर रहा हो। चाइना नॉर्मली जब चीजें हो जाती हैं तो फिर वो फर्मली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेके आता है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का साहब का ताल्लुक है कि IRGC से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अरसे से ये बातें कर रहे हैं कि जी हम जो पहले कहते थे कि जो नई क़यादत आएगी उसके साथ हमारी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, अब ये लीडरशिप खत्म हो गई, नए लोगों से बातचीत है। फिर वो कहते थे ये हार्डलाइनर्स जो है IRGC, इससे हम बात ही कभी नहीं करेंगे, अब वो कह रहे हैं हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात पे तो मैं इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती, लेकिन ये मुमकिन भी है कि किसी लेवल पे, क्योंकि इन मामलात में जो आपको सामने नजर आ रहा होता है उससे ज्यादा बहुत कुछ पीछे हो रहा होता है। तो ये भी एक खारिजुल इम्कान नहीं है कि काफी ट्रैक्स ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी और डायलॉग चल रहा हो थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। वो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट अमेरिका की बातचीत चल रही है जो मुझे और आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम सामने नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। एम्बेसडर नगमाना हाशमी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप चल के हम जहमत देंगे। तो जनाब, ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो हमें नहीं पता, ये ट्रंप को खुद नहीं पता, लेकिन महंगाई का ऊँट जो है वो मतलब कि अगर वो उड़ सकता होता तो अब तक तो चांद पे पहुँच चुका होता, क्योंकि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में किया इजाफा। अब सिचुएशन ये है कि सवाल ये होता है कि वो जो जमात इस्लामी मुल्क गिर एहतजाज कर रही है, जो तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है, कराची हो या लाहौर हो, यहाँ पे सिटिंग्स तो हैं, तो क्या सिचुएशन बनेगी इसकी? लाहौर में वज़ीर आला हाउस, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर जो धरने दिए गए हैं उसका क्या बनेगा? बिल्कुल, ये हमें बताएंगे कि इस वक्त लाहौर में क्या लोग सोच रहे हैं। और अब जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा था कि भाई डेली बेसिस पर आप कैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, इस एहतजाज के बीच ही दोबारा फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। तो चलते हैं अफजाल की जानिब। अफजाल, एक हम रो रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ इजाफा हो जाता है और लोग परेशान हैं, एहतजाज जमात इस्लामी कर रही है, लेकिन इसी बीच जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर होना चाहिए था, मजीद इजाफा हो गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। जी बिल्कुल सादिया, आज तीसरा रोज़ है जमात इस्लामी के एहतजाज का। लाहौर के चेयरिंग क्रॉस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कारकुन बहुत बड़ी तादाद में आज भी यहाँ पर जमा है और अब से कुछ देर के बाद जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान
हाफिज नईमुर रहमान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक प्रेशर जो जमात इस्लामी का दावा था कि प्रेशर बिल्ड होगा और कीमतें कम होंगी, लेकिन कीमतें पेट्रोल की कम होने के बजाय बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा फरहान शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये सवाल जो है डायरेक्ट पूछते हैं। फरहान भाई बताइएगा कि हुकूमत ने आपका प्रेशर लेने की कीमतें कम करनी थी, बजाय इसके कि वो उसने दोबारा बढ़ा दी है। अब जमात इस्लामी का क्या मौकफ है, क्या लाएअमल है, कैसे इस हुकूमत के इस स्ट्रेटेजी को आप कैसे डील करेंगे? जो अपने मुतालबे पर स्टैंड कर रही है कि जी पेट्रोलियम कीमतें जो है 225 रुपए ही होनी चाहिए और डीजल की कीमत भी कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो जो IPP से जो मुल्क दुश्मन मुआहदे हैं वो खत्म किए जाएं और बिजली की कीमतें कम की जाएं। रही बात आपकी जो बढ़ा दी गई हैं कीमतें, ये तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर ही हुकूमत जो सी है वो जुल्म कर रही है, बत्ताखोरी कर रही है, तो हम तो इसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन हम अपने मुतालबे पर कायम हैं और ये मुतालबा हमारा बिल्कुल जायज़ है कि लेवी जो नाजायज़ टैक्स है वो ख़त्म किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल फैसल और सादिया, आपने सुना कि जो जमात इस्लामी के रहनुमा है फरहान शौकत, उनका कहना है कि जमात इस्लामी जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि लेवी टैक्स जो है उसका खात्मा किया जाए, जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर वो ख़त्म किए जाएँ और महंगाई को कम करने के लिए इकदाम किए जाएँ। नहीं तो तब तक जो है, जब तक ये हुकूमत हंगामी इकदाम नहीं लेती महंगाई के खात्मे के हवाले से, जमात इस्लामी का जो धरना है लाहौर के चेयरिंग क्रॉस पर और बाकी जो सूबाई दारुल हुकूमतें हैं वहाँ पर जारी रहेगा। ठीक है अफजाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से। जमात इस्लामी का धरना इस वक्त जारी, जमात इस्लामी का धरना एक तरफ जारी है, दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी है। हमारा शो भी जारी है, एक ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। देखते हैं कौन बैक अगैन। जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स है जो यूनिक है, जिनको पाकिस्तान अगर वैल्यू ऐड करे तो हम दुनिया भर में अपने लिए कई नई मार्केट्स को जगह दे सकते हैं। और जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, और हमारा जो बासमती राइस है जिसका नाम दुनिया भर में जाना जाता है, वो सिर्फ एक चावल का नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान की ज़राई शनाख्त, काश्तकारों की मेहनत और हमारी बरामदी पहचान का भी एक अहम हिस्सा है। और इसी नाम पर भारतीय इजारादारी कायम करने की कोशिश को ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से बड़ा कानूनी धचका लगा है। ऑस्ट्रेलवी वफाकी अदालत ने बासमती वर्ड मार्क केस में भारतीय अदारे एपेडा की अपील को मुस्तरद कर दिया है। ये फैसला पाकिस्तानी बासमती के आलमी तजारती और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी पेशरफ्त है। ज़रूरत क्या है? अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरी पैदावार और जोग्राफियाई शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर मज़ीद मौसर क़ानूनी और सिफारती इक़दाम जारी रखे। बट राइट नाउ टाइम टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री, और इसी पे हम बात कर लेते हैं। जावेद जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जावेद साहब, सबसे पहले तो कितनी बड़ी ये एक विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत बहुत अरसे से पाकिस्तानी बासमती को भी अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की अदालत से ये डिसीजन आना कितनी बड़ी फतह समझते हैं? फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और आप इनवाइट करते रहते हैं और हमेशा हॉट इशू पे इनवाइट करते हैं। सबसे खुशी की बात ये होती है कि जिस पे लोगों को कंसर्न होता है और दुनिया की भी इंटरेस्ट होता है। सर, आप तशरीफ लाते हैं तो उसके लिए हम आपके दोबारा से शुक्रगुजार हैं। प्लीज कंटिन्यू। जी जी। तो सर, वो सबसे बड़ा इशू ये कि 2020 से ये इंडिया कंटिन्यू ये चीजें कर रहा है पाकिस्तान के साथ। जी, काफी मरतबा अटेंड कर चुका है यूरोप के अंदर भी। और ये जो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ट्रेड मार्क हासिल करने की कोशिश की थी कि बासमती वर्ड सिर्फ इंडियन कंपनी यूज करे, उसको उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया था वहाँ की ट्रेड बॉडी ने। और फिर इसको हम आगे लेके गए, उसके अंदर उनकी विफाकी अदालत ने भी इसको रिजेक्ट किया। ये बहुत बड़ी फतेह है पाकिस्तान की, क्योंकि बासमती पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही, पाकिस्तान और इंडिया में दोनों ही जगह पे कास्ट होता है। देखा जाए तो ये पहले तो पाकिस्तान इंडिया एक ही थे, तो पाकिस्तान बनने से पहले, यानी कि पार्टीशन से पहले से ये पाकिस्तान और इंडिया में कास्ट होता है, स्पेशली पंजाब में। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, इसका क्रेडिट मैं अपने एसोसिएशन को भी दूंगा, हमारे लीडर्स को भी दूंगा, स्पेशली फील्ड मार्शल साहब
एक्सपोर्ट की तरफ भी इस तरीके से तवज्जो दे रहे हैं और जिस तरह हमें टाइम दे रहे हैं कि मोर एक्सपोर्ट हो, पाकिस्तान IMF से जान छूटे, पीएम भी इंटरेस्टेड है और इसी तरह हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी इसमें इंटरेस्टेड है। एब्सोल्युटली जावेद साहब, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है और अभी हमें इससे आगे सोचना है कि ये एक जीत है और इसको हमने अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर किस तरह से मज़ीद ट्रांसलेट करना है। तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हम समझते हैं कि हमारी जो बासमती की ग्रोथ है, उसकी एक्सपोर्ट है और फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें उसकी धाक है, उसके बीच में एक रुकावट बनती है? देखिए, बेसिकली अगर बासमती की अगर आप डिक्शनरी के अंदर देखें, इसका मतलब है खुशबू और मलका। तो बासमती चावल मलका है, खुशबू की मलका है। और ये पाकिस्तानी चावल आज भी मैं फख्र से बोल सकता हूँ कि इंडिया कोई भी अटेम्प्ट करता रहे, पाकिस्तान का बासमती चावल, अगर इंडिया का चावल $1000 में सेल हो रहा है तो पाकिस्तान का चावल $1300 में, 30% मोर, क्योंकि पाकिस्तान के चावल की जो खुशबू है वो दुनिया के किसी भी चावल में नहीं है। तो ये गॉड गिफ्टेड है, हमारी मशीन, हमारी ज़मीन की खुशबू है, हमारी मिट्टी की खुशबू है जो हमारे चावल के अंदर शामिल है। और हम एज इदारा रीप हमारे सारे एक्सपोर्टर इसी कोशिश में होते हैं कि हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी लाएं। और अगर आप देखें तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी मशीनरी के ऊपर। जी जावेद साहब, क्योंकि आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के, तो इस हवाले से मैं आपसे ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि चलिए ये अदालती फ़ैसला आ गया और ये हमारे हक़ में आया है, जिसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट बेहतर है, जिसका मतलब ये है कि हमारी शनाख्त अलग है, इंडियन बासमती की अलग है। अब हमें क्या मज़ीद करना चाहिए? हम ऐसी कौन सी नई मार्केट्स हैं जिनको हमें ओपन करना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 1 से 2 सालों में सिफारती सतह पे बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारे ममालिक के साथ दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, ममालिक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को आपका सेक्टर कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है? ये जो मई के अंदर जो पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की है और दुनिया में जो पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि हम तो ट्रेवल करते रहते हैं। अब हमारा डेलीगेशन USA भी गया था और UK भी गया। अभी मैं लास्ट मंथ में खुद डेलीगेशन लेके गया था, 17 लोगों का डेलीगेशन चाइना में। तो हम बड़े सरप्राइज रहे थे, वहाँ पे लोगों की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। यानी अगर जब हम इंट्रोडक्शन कराते थे मैं पाकिस्तानी, तो वो बिल्कुल समझ लें उनके चेहरे के ऊपर एक फखर आ जाता कि यह पाकिस्तानी हमारे मुल्क के अंदर आए हुए। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, इट्स वंडरफुल टू हैव यू। और यकीनी तौर पर ये जो हमारी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक में जहाँ ये केसेस चल रहे थे, किनिया है, वहाँ पर भी ये पाकिस्तान की जीत है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की ब्रांड है बासमती राइस और अब इसको कोई भी और मुल्क ये नहीं कह सकता कि हम इसको अपने नाम से बेच सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का स्टेबलाइज। किसी इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी अगर उसके आज़ा किसी दूसरे इंसान को नई ज़िंदगी दे सकें तो इससे बढ़कर इंसानियत की खिदमत और क्या हो सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया। इसका मकसद आज़ा अतिया करने की अहमियत उजागर करना, उस हवाले से पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना था। अज़ा की डोनेशन की कमी के बायस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों मरीज़ बर वक्त ट्रांसप्लांट ना होने की वजह से ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं और हमारे माशरे में अज़ा अतिया करने के हवाले से कई सवालात पाए जाते हैं, कई टैबूज़ भी हैं और लोग इसको अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को अपने इस दुनिया से गुजर जाने के बाद डोनेट ना करने के लिए एक वजह भी बना लेते हैं, जिससे वो एक वेलफेयर का काम शायद जो हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम नहीं कर पाते। तो आज इसी की आगाही के लिए हम बात करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया असद, एम्बेसडर है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी और हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू हैव यू। और आप खुद एक चूँकि मिसाल है, आपने अपनी ज़िंदगी में ही अपने कई ऑर्गन्स ऑलरेडी डोनेट कर दिए हैं और हम ये देख रहे हैं कि यकीनी तौर पर आप एग्जाम्पल सेट तभी करते हो जब आपने खुद कोई हिस्सा चैरिटी में डाला होता है। तो अज़ा का अतिया करना किसी इंसान को ज़िंदगी की नई उम्मीद दे सकता है। पिछले दिनों वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया है। आपके नज़दीक हमारे माशरे में इस नेक अमल की अहमियत को उजागर करना क्यों ज़रूरी है?
सबसे पहले मैं बोलकर शुक्रिया अदा कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। हमारे तो अपने मज़हब में है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो आपको शायद आपके इल्म में हो, पाकिस्तान में कम से कम रोज़ाना 10 से 15 लोग ऑर्गन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, फौत हो जाते हैं वो लोग। तो ऑर्गन डोनेशन जो है ये 2 तरह की है। एक है जो आप जिंदा रहते हुए आप ऑर्गन डोनेट करते हैं। आपने सुना होगा लोग अपना एक गुर्दा दे देते हैं अपने किसी प्यारे को या किसी अजीज को, या आपने जिगर के बारे में भी सुना होगा कि आप जिगर भी दूसरों को दे देते हैं। ये तो वो ऑर्गन्स हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में दे सकते हैं, इनको हम लाइव डोनर्स कहते हैं। इसका दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि हम जिनको कैडावेरिक डोनर्स कहते हैं कि हम अपने वफात के बाद, अपने आप के मरने के बाद भी हम लोगों को ये ऑर्गन्स डोनेट कर कर उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बताती हूँ। अल्लाह ताला ने 2 गुर्दे आपको दिए होते हैं, 2 फेफड़े आपको दिए हुए हैं, एक दिल और साथ में जिगर। आप ये समझ लें कि एक इंसान यानी एक मैं अपनी डेथ के बाद मैं 6 लोगों की ज़िंदगी बचाने का बाइस बन सकती हूँ। और इससे बड़ी इंसानियत की क्या मिराज होगी कि हम ज़िंदगी में तो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मर के भी जब हमारा रोल इस दुनिया में ख़त्म हो गया है तो अल्लाह हमें उस लेवल पर ले जाए कि हम मरने के बाद भी अल्लाह के 5 बंदों को इस दुनिया में ज़िंदा रखने की वजह और बाइस बन जाए। और मैं समझती हूँ कि ये किसी भी इंसान की सबसे बड़ी मेराज है इस दुनिया। बिल्कुल। और डॉक्टर शाज़िया, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आज़ा अतिया करने के हवाले से मुख्तलिफ़ गलतफ़हमियाँ हैं, खौफ भी है, मजहबी और समाजी नौइयत के सवालात भी बहुत हैं। तो इन अप्रीहेंशंस को, इन अबहमात को दूर करने के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी हैं? देखिए, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ होटा, फेडरल होटा को, जो कि एब्रीविएशन है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। ये पंजाब की भी है और फेडरल की भी है, वफाक की। इसका जो मेन मकसद, ये 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसका मेन मकसद ही ये है कि किसी भी तरह की इल्लीगल जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है और ऑर्गन सेल है, इस चीज़ को रोका जाए। क्योंकि इंटरनेशनली ये लॉ है कि आप किसी भी ह्यूमन ऑर्गन को पैसों के एवज आप ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो ये जो होटा है ये इन दोनों चीज़ों को रेगुलाइज करती है और इलीगल जो ट्रांसप्लांट होते हैं उनको भी ये लुक आफ्टर करती है। जो आपने पूछा कि लोगों में मिसकंसेप्शन, इसमें सबसे पहले तो लोगों की अनअवेयरनेस है। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि हम मरने के बाद भी अपने इन ऑर्गन्स को इस्तेमाल में ला सकते हैं लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। एक ये मिसकंसेप्शन है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के ज़हन में रिलीजियस मिसकंसेप्शंस हैं। आपको मैं बताऊं कि होटा में हमारी जो इस्लामी शरिया काउंसिल है, उसके तमाम जय्यद उलमा जो हैं उनके सिग्नेचर मौजूद हैं कि आप इस्लाम में हमारे मज़हब के हिसाब से ये कदम उठाना जायज़ है। और तीसरी चीज़ कि लोगों को अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी मिसकंसेप्शन है कि अगर एक इंसान ने अपना ऑर्गन डोनेट करने का फैसला किया है तो उसकी, क्योंकि इसका टाइम विंडो बहुत शॉर्ट होता है, एक इंसान की डेथ हुई है तो हर ऑर्गन को आपने ऑलमोस्ट एक फौरी तौर पर आपने रिट्रीव करके उसको प्रिजर्व करके उसको आपने जो पेशेंट है उसके आपने सर्जरी करके आपने उसको ये देना होता है। तो लोगों के ज़हन में ये वाले मिसकंसेप्शंस भी हैं। लेकिन अब जिस और ऐसे में डॉक्टर शाज़िया, अज़ा की डोनेशन की कमी के बायस, क्योंकि यही वजह है लोगों को मिसकंसेप्शन कि मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों मरीज़ बर वक्त ट्रांसप्लांटेशन ना होने की वजह से ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। आप क्या समझती हैं, हुकूमत की जानिब से क्या ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं कि जिन लोगों को इस किस्म की डोनेशन की ज़रूरत है और जो लोग डोनेट कर सकते हैं उनको कन्विंस किया जा सके डोनेशन के लिए? अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जो होटा है ये अभी यही वाला काम कर रहा है। जब लोगों के ज़हन में ये खदशात ख़त्म हो जाएंगे, जो रिलीजियस मिसकंसेप्शंस हैं या अनअवेयरनेस है कि उनको अभी ये इल्म नहीं है कि हम मरने के बाद भी अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, और जब इसकी लीगैलिटी पर लोगों का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएंगे। क्योंकि हमें एक फ़ायदा ये भी एडिशनल है
कि हमारा तो मजहब इस चीज़ के ऊपर है कि आप एक इंसान दूसरे इंसान की खिदमत करे और दूसरे इंसान की भलाई के लिए काम करें। तो मेरे ख्याल से जितनी अवेयरनेस क्रिएट होती जाएगी, हमारे लोग डेफिनेटली इसकी तरफ माइल होंगे। डेफिनेटली। अच्छा, बहुत से लोग ना आज़ा अतिया करने की ख्वाहिश तो रखते हैं, अमली तौर पर रजिस्ट्रेशन या फिर अपने ख़ानदान को इस फैसले से वो आगाह नहीं करते हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर लोगों को कोई मैसेज दीजिए। देखिए, इसमें ये है कि पहली बात ये कि इसमें अगर आप चाहते हैं अपने आप को रजिस्टर करवाना, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आप फेडरल होटा या अगर आप पंजाब से हैं, पंजाब होटा लिखें ऑनलाइन, वहाँ पर उनके फॉर्म्स आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जैसे अगर आप फेडरल होटा में हैं, आप वफाक में हैं, आप फेडरल होटा की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्म 6 एंड 7 आपने वो सिंपल फिल करना है। उसके मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। सबसे पहला कॉलम तो वो होगा, फॉर एग्जांपल जब मैंने अपने आप को अगर रजिस्टर करना है तो उसमें मेरा नाम, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, मेरा फ़ोन, मेरा पोस्टल एड्रेस और कौन कौन से ऑर्गन्स मैं डोनेट करना चाहती हूँ इसकी तफसील होगी। उसके बाद उस फॉर्म में आपको एक अपना ब्लड रिलेशन जो है उसका अप्रूवल चाहिए कि वो बंदा भी तस्दीक करे कि हाँ मैं भी इस चीज़ के हक में हूँ कि जब मेरे ये प्लान जो भी आपका ब्लड रिलेशन है, बेटा बेटी, फादर मदर सिस्टर जो भी है, कि इनकी डेथ के बाद मैं अप्रूव करता हूँ इस चीज़ को कि हम इनको इनके ऑर्गन्स निकालने की इजाज़त देंगे अथॉरिटी को। तीसरा जो हमें विटनेस चाहिए होता है वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका नेबरहुड हो सकता है आपका कोई कॉलीग हो सकता है। तो ये इसका एक प्रोटोकॉल है। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर तकरीबन 1 से 1.5 माह वर्किंग डेज में आपको आपके पोस्टल एड्रेस पर एक कार्ड या बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमारे ये सेगमेंट देख रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ही जो ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं वो करें, वो ज़रूर ही इस तरफ आएंगे और चैरिटी के इस तरीके को भी अपनाएंगे। वैसे इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है, ख़त्म। मुलाकात होगी अब आपसे, कल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।